ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन गिरामी, शहर सियालवी ने मुख्तदिर हलकों, हुकूमत और उसके हैंडलर्स की वाट लगा दी। बगैर डरे, बगैर झिझके जर्नीलों और उनके चमचों को खरी खरी सुना दी। सबूत के लिए वीडियो मुलाहजा फरमाएं। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आगाह करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने कहा जज साहब आज मुझे बोलने थे, आज मेरा वकील पेश नहीं होगा, आज मैं खुद अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा बोलो। मैंने कहा जज साहब बात है कि मेरा छोटा भाई अभी सियाचिन की हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ है और वालिद साहब ने 32 साल अफवाज पाकिस्तान में सर्व किया और खाला जो है उसका दायां बाजू, दाई आंख और दायां पाँव, मेरा ननियाल खटक फैमिली है, पठान है और ददयाल अवान है अटक के, तो खाला जो है उसका दायां आंख, बाजू और टांग जो है वो शहीद हो गया आरे बाजार धमाके में। अभी भी प्लास्टिक सर्जरी करा के उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के कौम को खिदमत कर रही है। और मामू वाहिद आदमी है जिसने 4 तमगे लिए, नाना 65 लड़ा है और ऐसे घर में शहीद सियालवी एक दहशतगर्द पैदा हो गया। या इनको खुदकुशी कर लेनी चाहिए या मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। आयु से पूछा गया कि यार तुम बताओ क्या ये बच्चा दहशतगर्द है? आयु कहते हैं सर नहीं, ये दहशतगर्द नहीं है। जज साहब ने कहा कि जब ये दहशतगर्द नहीं है तो आप इस पे पर्चा क्यों काटा? उन्होंने कहा सर ऑटो ऑर्डर आया। सर जब ये ऑटो ऑर्डर आने लग जाते हैं ना, मुझे वहां से एक चीज अंदर से बगावत जागना शुरू है। और उस 9 महीने में जो हमने पर्चे झेले, हमने पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जज नहीं छोड़ा, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं छोड़ा, किसी भी 17 एंड अबव ग्रेड के ऑफिसर को या सियासतदान को नहीं छोड़ा जिसके पास जाके हमने सबक ना सीखा हो कि सर बताए पाकिस्तान के मसाइल का हल आपके क्या है, आपने क्या चंद चाड़े हैं जो पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच गए और अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो रिसर्च करके जिस दिन हमारा पर्चों से नाम खारिज हुआ, अगले दिन हमने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की बुनियाद रख एक सियासी जमात रजिस्टर कराई कि पहले सड़कों पे आके मुकाबला करते थे, अब पार्लियामान में जाके मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको बताता हूं, ये सारा बैकग्राउंड बताने की वजह यह है कि अब अगर आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो शायद आप कुछ हद तक उसको सीरियस ले, नहीं तो अमूमन इस तरह होता है इंसान के जहन में सवाल आता है कि ये बच्चा क्या करेगा। यहाँ भुट्टो साहब फेल हो गए, यहाँ खान साहब को उठा के अंदर कर दिया, या ये कोई चल नहीं सका, फातिमा जनाब पे जो है वो कुफर के फतवे लगा के साइड पे कर दिया, तो ये नौजवान कहाँ? देखें इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी है और मैं एंड पे चाहूंगा कि आपके जहन में जो सवाल हो आप ओपनली करें और तनकीद वाले सवाल करें तो मुझे खुशी होगी क्योंकि इससे मेरी तरबियत होगी। और मैं मगरिब तक कहूंगा आपके सवालात अगर खत्म होंगे तो मैं हाजिर हूंगा उसके लिए। अब हर पार्टी ने कहा कि हम यकसा तालीमी निजाम पाकिस्तान में लाएंगे, हर जमात ने कहा कि हम लोग 2 नहीं एक पाकिस्तान का तस्वर लेके आना चाहते हैं, हर पार्टी ने यह कहा कि हम लोग एक ऐसा पाकिस्तान लाना चाहते हैं कि जिसके फैसले इस मुल्क की पार्लियामान में हो, जिसके फैसले पेंटागन में ना हो। लेकिन जब पब्लिक ये सवाल करती है कि कैसे, हर पार्टी ने कहा हम पाकिस्तान को कर्जों से आजाद और पाक पाकिस्तान बनाएंगे। जब पब्लिक ये सवाल करती है कि कैसे, तो कैसे का जवाब किसी के पास होता। हम यहाँ पर कैसे का जवाब देने आए। नंबर 1 यकसा तालीमी निजाम। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का एक भी MNA या MP इलेक्ट हो जाता है तो वो पहली करारदाद पार्लियामान में ये लेके आएगा कि तमाम 17 एंड अबव ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स और तमाम MNA MP सेनेटर्स पर ये लाजिम करार दिया जाए कि उनका बच्चा 10वीं तक की तालीम किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ एक ही बेंच पर बैठ के सरकारी स्कूल में हासिल करेगा, तब जाके यकसा तालीमी निजाम आएगा, उसके अलावा कभी भी नहीं आ सकता। नंबर 2 करप्शन और आजाद खारजा पॉलिसी को मैंने इंटरलिंक किया। मुझे अंदाजा हुआ कि ये इंटरलिंक्ड है। हमें सबसे बड़ा इशू ये है सर, जब मेरे बीवी बच्चे मुल्क से बाहर हैं, जब मेरी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, जब मेरे कारोबार मुल्क से बाहर हैं, जब मेरे बिजनेसेस मुल्क से बाहर, तो मेरी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होगी। मैं अगर रियासत का सदर, वजीर आजम या वजीर खारजा या वजीर दाखिला या वजीर दिफा हूं, मैं फिर अपनी आवाम के आगे, अल्लाह के आगे जवाब देने होगा, फिर मैं बरतानिया या अमेरिका के आगे जवाब दूंगा क्योंकि मेरे बच्चे वहां। इस वक्त पाकिस्तान में जितने लोगों ने भी इस मुल्क से गद्दारियां की, इस मुल्क के राज बेच, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया, उनको एक गारंटी दी जाती है कि आप यहां से रिटायर होने के बाद मुल्क से बाहर चले जाएंगे, बेल्जियम में एक जजीरा आपका इंतजार कर रहे हैं, या बरतानिया में एक जबरदस्त किस्म का फ्लैट्स जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, या दुबई में कुछ अपार्टमेंट्स आपके लिए हैं वो आपके मुंतजिर बैठे हुए। सर हम दूसरी करारदाद ये लेके आएंगे कि नो गजेटेड ऑफिसर एंड नो MNA MP सेनेटर शुड बी अलाउड टू लीव पाकिस्तान एट लीस्ट फॉर 2 years आफ्टर हिज रिटायरमेंट। पहले उसके असासे चेक किए जाएं, फिर बीवी बच्चों के असासे चेक किए जाएं, फिर फ्रंटमैन और मुंशी के असासे चेक किए जाएं और फिर ये पूछा जाए कि बाबा ये 21-22 ग्रेड के अफसर की और MNA MP सेनेटर की तो 2-2 लाख तनख्वाह होती है, ये 12 अरब के असासे और बेल्जियम के जजीरे तुम्हारे पास कहां से आए हैं? तो पाकिस्तान से यकीनन करप्शन का खात्मा हो जाएगा। जब उसको यह कहा जाएगा कि मुल्क छोड़ के नहीं जा, जब उसको यह कहा जाएगा कि जनाब आप ऐसी रेजोल्यूशंस आपको लानी पड़ेंगी और दुनिया में आई। सर ये कोई अजीब चीज नहीं है, दुनिया में आई कि एक इलेक्टेड मेंबर अपने बीवी बच्चों का इलाज बाहर नहीं करवा सकता। आपके THQs का निजाम तभी बेहतर होगा। सेहत कार्ड कुछ लोगों को रिलीफ जरूर देगा, आम आदमी को भी देगा, 22 करोड़ आवाम रिलीफ नहीं दे सकता, इतना बजट नहीं है रियासत के पास। जब तक THQs को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, और वो तब अपग्रेड होंगे जब MNA MPA पे लाजिम किया जाएगा कि तुम्हारा बच्चा इधर ही सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराएगा, जनाब प्राइवेट नहीं कराएगा, मुल्क से नहीं जाएगा, तो वो आपके अस्पताल का निजाम बेहतर हो जाए। आगे आते हैं, अब हमारे साथ आप कश्मीर की कॉज को लें या अभी जो पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है उसकी कॉज को लें। हम लोगों ने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या मारा जब अमेरिका ने हमें कहा कि वी विल सेंड यू टू द स्टोन एज, आप हमें रास्ता दें अफगानिस्तान का। हम लोग लेट गए मुशर्रफ साहब उसके सामने, और इस वक्त हम रास्ते में आते हुए टूरिज्म पे डिस्कस कर रहे थे वजीर भाई के साथ। उसने बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, है तो बड़ा सख्त जुमला। उसने कहा जितना डॉलर हम लोग लेते हैं मुल्क का अमन तबाह करने के लिए, अगर हम मुल्क में अमन कायम कर लें तो मेरे ख्याल 10 गुना ज्यादा डॉलर आ जाए टूरिज्म के नाम पे इस मुल्क। आपका पड़ा चिनार का खूबसूरत तरीन है, आपका गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत, आपके
KPK के 80% ऐसे जगह हैं जो कि नेचुरल ब्यूटी है। दुबई में मैं गया, पूरी दुनिया का टूरिस्ट दुबई में आ रहा है, रूस आधा दुबई में बैठा हुआ है जनाब टूरिज्म के खाते में। और आर्टिफिशियल ब्यूटी, हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, असल खूबसूरती हमारे पाकिस्तान में। बेहतरीन इखलाक के, बेहतरीन किरदार के लोग आपके गिलगित में स्कर्दू में आपको मिलेंगे। वहां जाके किसी घर पे दस्तक दे दो कि मैं नौशहरे से उठ के आया हूं जनाब, मुझे वो चाहिए, पानी का गिलास चाहिए, खाना खिलाए बगैर आपको नहीं भेजा। लेकिन मसला क्या है कि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। हम लोग वीडियो बनाने में मसरूफ बैठे हुए हैं, हम लोग कमरों में वॉशरूम में वीडियो बनाने में मसरूफ बैठे। रियासत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, पावर पॉलिटिक्स हमारी प्रायोरिटी बन। इस वक्त सबसे अहम चीज जो मैं समझता हूं, जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी समझती है, वो पाकिस्तान के कर्जे उतारना है ताकि पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सके। कर्जे उतारने के 3-4 मॉडल्स हमारे पास है। नंबर 1 ये कि आप ईरान और अफगानिस्तान से तिजारत करें, स्मगलिंग ना करें। स्मगलिंग में हमारा मिनिस्टर से लेके एक छोटे मिनिस्टर तक भी बलूचिस्तान का कमाता है, वहां खड़ा चौकीदार भी कमाता है, वहां का ब्यूरोक्रेट भी कमाता है, लेकिन रियासत नहीं कमाती। आप सिर्फ ईरानी तेल का फैसला कर लें कि हम वो लेंगे 50 रुपए पर लीटर। ईरान आज भी आपको तेल देने को तैयार है। पाकिस्तान आज 300 रुपए के लगभग अपनी आवाम को 1 लीटर तेल दे रहे हैं। आपके 4.5 करोड़ गाड़ियों में 10 करोड़ लीटर तेल रोजाना डलता है। 10 करोड़ अगर आप 50 रुपए पर लीटर ईरान से लेके 200 रुपए पर लीटर आवाम को दे दें, तब भी रियासत आवाम को 100 रुपए का रिलीफ देगी और रियासत को 150 रुपए पर लीटर का फायदा होगा। अब सर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखिए जरा, मिलाते जाए। 10 करोड़ लीटर जो रोजाना डलता है उसको 150 से मल्टीप्लाई करें तो 15 अरब रुपए रियासत पाकिस्तान रोजाना बचा सकती है। और 20 दिनों में 15 अरब को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 300 अरब बचाया जा सकता है। 300 अरब का मतलब है 1 अरब डॉलर, और 1 अरब डॉलर का मतलब वो रकम है जो हम दुबई के गोड़े गिट्टे पकड़ के बूट पॉलिश कर करके 2 हफ्तों के बाद कर्जा लेते हैं। हम 20 दिनों में दुबई के कर्जे और 6 महीनों में आधी रियासत पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं, आधी दुनिया के कर्जे उतार सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपना एक बाप को नाराज करना पड़ेगा जो मसनूई खुदा बनाया हुआ अमेरिका को। हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा सर, वो ये है कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आधे हजार। हमने दुनिया को आज से 4 महीने पहले ईरान ने गैस पाइपलाइन, गैस का और ऑयल का इंडिया ने गैस और ऑयल का एक प्रोजेक्ट साइन किया रशिया के साथ। तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी नागवारी का इजहार किया कि तुम हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय हो, हमारे दोस्त हो। पाकिस्तान से ज्यादा चाहता है हिंदुस्तान उनका। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने शट अप कॉल दी और उसने कहा कि हम आपके स्ट्रेटेजिक अलाय जरूर है, हम आपके पालतू गुलाम नहीं है। आज से 3 दिन पहले ईरान का सदर हमारे मुल्क में आया। जब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई, जब बंद कमरों में एंटी इजराइल बात हुई, तो अगले दिन अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर हमें यह कहता है कि जनाब हम आप पे सैंक्शंस लगा दें। वो खबरें हमारे जियो एयरवाई पे तो नहीं चली, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया पे आज भी वो खबर 3 दिन से चल रही है, 72 घंटे हो चुके हैं। और हमारे फॉरेन ऑफिस से किसी मुंशी ने भी उठ के उसे जवाब देने की जसारत नहीं की कि जनाब ये तुम क्या कर रहे हो, हमने 70,000 अपने फौजी और सिविलियन तुम्हारी जंगों में शहीद करवाए, तुम अब भी राजी नहीं हो। तो आज हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोलैटरल डैमेज के नाम पे मेरी इमाम बारगाह, मेरा मदरसा, मेरी मस्जिद, मेरा दरबार, मेरा GHQ, मेरा APS पेशावर, मेरा कोई पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं है जो तबाह ना हुआ हो। लेकिन आज भी वो बाप हमसे राजी नहीं हो रहा। तो आज हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा सर कि अगर ईरान एक सैंक्शन शुदा मुल्क भी अलम बगावत बुलंद करने की जसारत रखता है और अफगानिस्तान के अंदर 40 साल जंग रही वो भी अलम बगावत कर सकता है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इसे भी अलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो नीम बरहना हालत में जाके चेक किया जाता है, हमें जो पूरी दुनिया में और अरब जिन अरबों को हमारा नवाब बहावलपुर किसी दौर में खैरात दिया करता था, आज आप सऊदी अरब में आपके रिश्तेदार जब उम्रे पे जाएं तो सबसे थका हुआ एम्प्लॉयर पाकिस्तानियों के लिए रखा होता है, जहां वॉशरूम तक नहीं होता, जहां एयरपोर्ट पे आपका इंतजार कराया जाता है, और भेड़ बकरियों की तरह आपको मार पीट के और लादा जा रहा होता है, वहां करते आप यूं भेज रहे होते हैं। हम खैरात देते थे उन्हें। गिलाफे काबा बहावल की स्टेट से जाया करता था वहां पे उसकी गाड़ी पे नवाब बहावल। ये दुबई में जो आज हमारा हाल हो रहा है, उठा उठा के जहाज भर भर के हमें वापस लाद फेंका जा रहा है। ये रसूल खैमा, ये फजीरा, ये अल ऐन, ये दुबई, ये शारजा, ये अबू धाबी, इन सारी रियासतों के छोटे मोटे चौधरियों के इकट्ठा करके जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भुट्टो ने यह कहा था कि जनाब आओ तुम एक रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात बना लो ताकि दुनिया में तुम्हारी भी कोई से हो। सर हम लोग जर्मनी को कर्जे देते थे, हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती। हम अपने थके हुए जहाज, गए गुजरे जहाज उठा के एमिरेट्स दिया करते। आज PIA को हमने गिरवी रखवाने के चक्कर में या उसे बेचने के चक्कर में, ये क्या हुआ? सर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था कि जब मुसलमान की तलवार पे औरत और शराब आ जाए तो वो जंग आलूद हो जाती है और वो बेगैरत हो। हम बेगैरत हो गए, हमने अपने जमीर का सौदा करना शुरू, हमने अपने ईमान का सौदा करना शुरू। वक्त वो भी था कि जब अपने जिस्मों से बम बांध के हम चुविंडा के बॉर्डर पे हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया करते थे, लेकिन वक्त वो भी था कि कुर्सी की लालच में हमारा सियासतदान और हमारा जर्नल उधर तुम इधर हम का नारा भी लगा दिया। वहां से हमारी पस्ती उसका आगाज हुआ। ये सारी दुख भरी दास्तान क्यों मैं बयान कर रहा हूं? ये मैंने जनूबी पंजाब के एक इलाके में जाके बार एसोसिएशंस में एड्रेस करके बातें की। उन्होंने कहा इसका मकसद क्या है? आज बांग्लादेश को क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं आज बांग्लादेश को इसलिए रो रहा हूं कि मैं मुस्तकबिल में पश्तूनिस्तान या आजाद बलूचिस्तान या सिंधु देश नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान को मुस्तकम देखना चाहता हूं। जो कल उनके साथ हुआ आज मेरे फाटा वालों को हो रहा है, जो कल उनके साथ हुआ आज मेरे बलूचिस्तान वालों। मुझे ये बताएं, अगर जबरदस्ती की गवर्नमेंट्स ना बनाई जाती और सेल्फ मेड लोगों को जीतने का मौका दिया जाता, माजी आपको एक रेजोल्यूशन लानी पड़ेगी
اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی جا کے بات, ان کے جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے جو کہتا ہے میں پہلے پاکستانی ہوں بعد میں پارٹی کا ممبر ہوں, اس نے کہا شہید میں اس پہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا آج ہمیں اسمبلی میں ایک بھی بندہ چلا جائے تو یہ قرارداد لانی پڑے گی کہ 1971 کے انتخابات میں پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے دستور قانون ساری بکس آپ ترمیم کر کے لکھنا پڑے گا کہ جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شیخ مجیب الرحمان, تب جا کے مستقبل میں کبھی دھاندلی ہوگی. جب آپ نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ ماضی میں ہم نے غلطی کی ہے, جب آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ ماضی میں ہم لوگوں نے ظلم اور زیادتی, سر وہ پاکستان کے بانی تھے, آج تاریخ کے اوراق اٹھائیں. آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی ہمارے بنگالی بھائی ہوتے, مسلم لیگ کے بانیوں میں شیر بنگلہ حسین شہید سہروردی اور اسٹوڈنٹ لیڈرز میں مجیب الرحمان جیسے لوگوں کے نام ہوتے تھے. ہم لوگوں نے زیادتیاں. جب صدارتی انتخابات ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح کو ہم لوگ گالیاں دیتے تھے مغربی پاکستان والے, ہم ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے اس دور کے. اور اگر محترمہ فاطمہ جناح کی صدارتی انتخابات کی کیمپین اٹھائے تو ہر کیمپین میں ایک بندہ ان کے ساتھ سپاہی بن کے کھڑا ہوتا تھا, اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھے تو وہ شیخ مجیب الرحمان, وہ قائد اعظم کی بہن. مجھے کبھی موقع ملا 20 سال بعد بھی اس ریاست کی حکمرانی کا تو سب سے پہلے اپنے بنگالیوں سے معافی مانگوں گا آفیشل سطح پہ. میرے جھک جانے سے اگر پاکستان دوبارہ مزدور ہو جاتا ہے تو مجھے اپنا جھک جانا منظور ہوگا, لیکن آج ہمیں درست مطالعہ پاکستان اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا. آج زبردستی کے شیکسپیئر اور یہ لٹریچر کے نام پہ اولیور ٹویسٹ اور سنڈریلا کی جگہ اگر ہم اپنے خوشحال خان بابا کو پڑھانا شروع کر دیں, رحمان بابا کو پڑھانا شروع کر دیں, ہمارے بچے بھی حریت پسند پیدا ہو, ہمارے بچوں میں بھی غیرت کا ایلیمنٹ ہوگا, ہمارے بچوں میں وہ بغیرتی کا ایلیمنٹ ختم, ہم اپنی ہسٹری پہ فخر کرنے لگے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے وہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی, ہمارے ساتھ حال یہ ہو. ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سیٹ اپ کو بھی اگر دیکھا جائے جو ماضی میں بنا, جو بندہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے منہ ڈنگا کر کے اچھی انگریزی بول دیتا تھا, اس کو وزیر اعظم بنا دو, ہی اسپیکس گڈ انگلش, اسے وزیر اعلیٰ بنا دو, یہ جناب بڑا اچھا انگریز دان ہے, اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات. سر جب میرٹ کو اس کا قتل کیا جائے گا تو پاکستان کی ریاست کبھی ترقی نہیں کر سکتی. خیر میں واپس اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں, قرضوں والے معاملے پہ, کہ اسے آپ نے ختم کیسے کرنا ہے, پھر باری باری آگے جاتے ہیں. دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, سعودیہ چلے جائیں, زین اور ایس کی سم چلتی ہے, وہ سعودیہ کی ریاست کی اپنی سم. اچھا دبئی میں چلے جائیں, اتصالات کی سم چلتی ہے, وہ دبئی کی ریاست کی اپنی سم ہے. ہمارے پاکستان میں 7-8 موبائل نیٹ ورک چلتے ہیں جس میں یو فون اور ایس کام جو وہاں چلتی ہے اے جے کے جی بی میں, اس کے علاوہ کوئی ایک بھی ریاست پاکستان اون نہیں کر رہی. روزانہ کا 8 ارب روپیہ موبائل سم کارڈ کی مد میں ریاست پاکستان سے باہر جاتا ہے. پی ٹی سی ایل کے علاوہ کوئی ایک بھی انٹرنیٹ ایسا نہیں ہے جو 12-14 راؤٹرز لگے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں جو کہ ریاست پاکستان اون کر رہی ہو. 7.5 ارب روپیہ روزانہ انٹرنیٹ کے بل کی مد میں ریاست پاکستان سے باہر. پاکستان پوسٹ سے آپ 150 روپے میں پاسپورٹ بھیج سکتے ہیں برطانیہ کی ایمبیسی میں, لیکن پابندی لگی ہوئی ہے, صرف ایڈیکس والے بھیج سکتے ہیں, اور وہ بھی 4800 روپے میں 10 کلومیٹر کے سفر بھی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان سارے کھاتوں میں مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے لوگوں نے اپنا کمیشن طے کیا. سی پیک سے ہمیں بچا کیا ہے سر؟ ایک سڑک بچی ہے, دوسرا ان کے کنٹینروں کے ڈرائیور, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. ہم لوگ, اور ہاں ہمارے بڑے صاحبان کو کچھ بچا ہے تو وہ کمیشن بچا. جہاں پر ہمارا جو آئی کیو لیول ہے, مینٹل لیول ہے, وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کہتا ہے کہ میں جب منسٹر وہ بل گیٹس کو لے کے آیا دعوت کہ آپ ملو, ہمارا آئی کہتا ہے کہ کیا بنانا چاہتے ہو, اس نے کہا میں آئی ٹی پارک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پارک بنانا چاہتا ہوں جب کمپیوٹر سارے آئی ٹی بیسڈ ورک ہوگا. اب اس نے نام صرف یہ لے لیا کہ آئی ٹی پارک بنانا چاہتا ہوں. جب اس نے کہا کہ آئی ٹی پارک بنانا چاہتا ہوں تو ہمارا آئی ٹی کہتا ہے اس میں جھولے بھی ہوں گے. سر ہمارا سابق کیا کہتے ہیں, ابھی کچھ چیزیں پارٹی افیلیشن سے ہٹ کے دیکھیں نا, ہمارا سابق وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو لا مسٹر ویراک عرصے کے لیے, سر جی اس چودھری صاحب نے جب انڈیا کی اسپیس شپ 2 مرتبہ چاند میں جانے سے فیل ہو گئی تھی نا, تو وہ جشن منا رہا تھا ٹویٹر پہ کہ دیکھو چاند پہ نہیں پہنچی. یار شکر کرو کہ دنیا کا کوئی, انہیں اپریشیٹ کر دو کہ ٹھیک ہے تم ہمارے دشمن ہو لیکن تم نے کوشش ضرور کی ہے. ہمارا مینٹل لیول اتنا گرا ہوا. ہم لوگ آج بھی حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ شخص جو وزیر اعظم بھی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے, MNA بھی نہیں ہے, لیکن آٹوں کے تھیلوں پہ ہم کی تصویر تھوپ کے لوگوں کو دینی ہے. ہم نے ٹک ٹاکرز کی حکومتیں بنائی, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے کام کو صحیح طریقے سے جانتا ہو. اور اس وقت 5% پولیٹیشنز ایسے نہیں ہے جو کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اٹھ کے گراس روٹرز وہ سارے پیرے رضا کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. یو نیم اینی پارٹی. یہ اگر 9 مئی نہ ہوتا نا تو ہمارے پی آئی کے جو دوست بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی جو ایک عام ورکر ہے اس کو کبھی ٹکٹ نہیں ملنا تھا, ریحان زیب جیسے لوگوں, وہاں بھی انہی پیراشوٹرز نے آ کے ہائی جیک کیا ہوا. تو کچھ غلطیاں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاستدانوں کی اپنی بھی ہیں. ہم لوگ سر اپنی سیویاں لے کے خود چلے جاتے ہیں کہ صاحب میں اچھے بوٹ پالش کر لیتا ہوں مجھے لے کے. جب ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن تمام پولیٹیکل پارٹیز کریں گی کہ اب صرف ریاست پاکستان, اس کی خود مختاری, اس کی سال, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زبردستی آپ کے اوپر حکومت بٹھا سکے. ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے, ہم نے ماضی سے سبق سیکھنا ہے. اور آج میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ذہن میں 100 ایسی چیزیں ہوں گی کہ شہید جن قراردادوں کی تم بات کر رہے ہو. میں آپ کو ایک لاسٹ ماڈل دیتا ہوں, اس کے بعد اختتام کی طرف آتے ہیں. ورلڈ وار کے بعد جرمنی نے کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس, تو سر جرمنی کی عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اگلے
10 साल तक सोना नहीं पहनेंगे। और जर्मनी के मजदूर ने फैसला किया कि 8 की जगह 12 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे की रियासत से हम तनख्वाह लेंगे, 4 घंटे अपनी जेब से अपनी तरफ से रियासत ये काम करेंगे। और वहां एक कानून पास हुआ कि 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स स्टेट। घर में 4 कमरे हैं तो एक रियासत का है, 4 जोड़े कपड़ों के हैं तो एक रियासत का, और 4 साइकिल तो एक रियासत की है। आज जर्मनी दुनिया के 4-5 बेहतरीन ममालिक में बन चुका है। मैं कहता हूं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इससे मिलता जुलता मॉडल लाना चाहती है। हम 1/4 तो नहीं कहेंगे और हर शहरी पे भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा, मैं आप नौशहरा बार को और ये इस कैमरे को भी गवाह बना के कहना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज बाद में हमारे सामने आएगी। मैं इसे गवाह बना देता हूं इंशाअल्लाह ताला हमारा एक भी बंदा असेंबली में चला गया तो ये करारदाद लेके आएगा कि 10 करोड़ से ज्यादा असासा रखने वाले हर शख्स का 10% रियासत पाकिस्तान की मलकियत करार दे दिया जाए। पाकिस्तान अगले दिन अपने कर्जे खत्म कर सकता है, अगले दिन। और इसके लिए इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात, कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, क्यों दे वो? सर, उस करारदाद के मतन में 4 शख्सियात के नाम लिखे होंगे कि सबसे पहले इनके कुल असासों का 10% रियासत की मलकियत होगा, उसके बाद आम शहरी। और वो 4 शख्सियात जो हम नाम लेंगे उसमें सबसे पहले सदर मुमलिकत, फिर वजीर आजम, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जब ये 4 शख्सियात अपने कुल असासों का 10% देने को तैयार हो जाए ना, तो अवाम अपने जेवर बेचने को तैयार होती है। फिर ट्रांसपेरेंसी हो, वरना 10 रुपए के डैम फंड का मैसेज भी कोई नहीं करता साकिब निसार साहब के कहने, क्योंकि लोगों को ट्रांसपेरेंसी पर सवाल हो। मैं तो अदब से नाम ले रहा हूँ आपके एहतराम में आप कह सकते। अच्छा देखें, कोई नहीं करेगा। माजी में कर्ज मुकाम मुल्क सवारो मुहिम चली नवाज के दौर में, क्लर्क से लेकर वजीर आजम तक पैसा खाया गया, ट्रांसपेरेंसी। तो ये रेजोल्यूशंस जिनके सब पॉइंट्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए, जब तक ये मंजूर नहीं होंगी तब तक रियासत पाकिस्तान खुद कफील नहीं होगी। आज क्या है, IMF और वर्ल्ड बैंक की अम्ब्रेला में अमेरिका आपको कर्जा देता है तो क्या बोलता है आप? पाकिस्तान बेटा ये ईरान जरा आंखें दिखा रहा है इसराइल को, 1-2 बम इधर तो मार। अच्छा पाकिस्तान, ये हम बड़े शर्मिंदा हो गए, 40 साल से हम लगे रहे, नाक रगड़ते रहे अफगानिस्तान में, इन्होंने रोंद के हमें वापस फेंक दिया। जरा इनके साथ तो हालात खराब कर, वहां से उनको भी पैसे देगा किसी और पावर के लिए, ईरानी और अफगानी। हम आज तक ये नहीं समझ सके कि हम शिया सुन्नी वहाबी के खाते में और ये पंजाबी पश्तून के खाते में या पंजाबी अफगानी के खाते में जो एक दूसरे के गले काट, इससे नुकसान किस हो रहा है? इससे सबसे बड़ा नुकसान अलकुद्स की, बैतुल मक़दस की कॉस्ट, कि आज अगर हम लोग एक पेज पे नहीं है ना अलकुद्स के लिए, तो पीछे मेरे भाइयों मक्का मदीना रह गया। If Al-Quds is not safe, then neither Istanbul is safe, nor Islamabad, neither Jeddah is safe, nor Tehran is safe। अगर वो सेफ नहीं है फिर कुछ भी सेफ। और हम लोगों ने तमाम उम्मत मुस्लिमा अपने अपने नेशनल डेज पे सिर्फ लकी ईरानी सर्कस लगाती है, करतब दिखाती, लेकिन